नाजरीन आदाब अर्ज़ है, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज ठाकरे को जलसे की इजाजत पर कल जुमेरात को होगा फैसला। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने किया ऐलान। एमएनएस लीडर बालासाहेब नांदगांवकर ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। औरंगाबाद में हवाला रैकेट का पर्दाफाश। चावल की आड़ में हवाला का कारोबार करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। मुलजिम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया तहवील में। बैरूनी मुमालिक से भी जुड़े हैं हवाला के तार। मकतूल को इंसाफ दिलाने के लिए मातंग समाज के मुजाहरे में तलवार और चाकुओं से हल्ला बोल करने के लगे नारे। और एमआईएम के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने कहा, राज ठाकरे बुझता चिराग है और चिराग बुझने से पहले भड़कता। अब खबरें तफसील से। यकूम मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसे की इजाज़त देने या ना देने पर कल जुमेरात को फैसला होगा। अजान के मुकाबले में हनुमान चालीसा का नारा लगाकर नफरत की सियासत करने वाले राज ठाकरे के शहर में ज़बरदस्त मुखालिफत के चलते पुलिस के लिए फैसला करना कठिन साबित हो रहा है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर बाला साहब नांदगांवकर ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पुलिस एमएनएस के जलसे को इजाज़त देगी। सन्माननीय संभाजीनगरचे पोलीस कमिशनर निखिल गुप्ता साहेबांना मी घेतलं, आमच्या शिष्टमंडळ घेतला। 1 तारखेला जी सभा होणार आहे त्यासाठी अर्ज त्यांना ऑलरेडी दिलेला आहे आणि आमची अपेक्षा आहे की ते आम्हाला परवानगी देतील आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं की एकंदरीत परिस्थिती पाहता मी सगळे इनपुट घेतो आणि तिकडचे त्यांनी याची मला माहिती दिली की बऱ्याच लोकांकडून पत्र आहे, विरोध आहे आणि 1 तारखेला प्रचंड परिषद असते असं त्यांनी माहिती दिली आणि साधारण गृहमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते उद्यापर्यंत या बाबतीमध्ये काय निर्णय घ्यायचा परवानगी द्यायची की नाही द्यायची या बाबतीतला निर्णय मी निश्चित तुम्हाला पहिले तुम्हाला कळवतो। उद्यापर्यंत संध्याकाळी निर्णय होऊन जाईल असं त्यांनी काही सूचना। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने मीडिया को बताया कि एमएनएस के जलसे की इजाज़त के मामले में कल जुमेरात को फैसला किया जाएगा। कल पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग में शहर के सियासी सूरत हाल पर गौर के बाद फैसले की इजाज़त के बारे में दिया जाएगा। चर्चा करून आणि फील्डमधले सर्व रिपोर्ट घेऊन उद्यापर्यंत यामध्ये निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे। आमची अधिकाऱ्यांची बैठक पण आहे एक उद्या। ती झाल्यानंतर सर्व बाबीचा विचार करून योग्य तो निर्णय उद्यापर्यंत आम्ही यामध्ये घेणार आहे। औरंगाबाद के शाहगंज में जारी हवाला के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक किराना दुकान के मालिक को 1 करोड़ रुपए से जायद रकम के साथ गिरफ्तार किया। इस सनसनीखेज हवाला कारोबार के तार दूसरे शहरों और गैर मुल्कों से भी जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अगाव ने बताया कि एक मुखबिर ने उन्हें खबर दी थी कि शाहगंज चेलीपुरा में किराना दुकान पर हवाला का कारोबार जारी है। मंगल की शाम यहां हवाला की रकम आने वाली है। इस खबर पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चेलीपुरा में वाक़ सुरेश राइस सेंटर नामी दुकान पर छापा मारा। तलाशी में यहां से 1 करोड़ 9 लाख रुपए से जायद नकद रकम, नोट गिनने की मशीन और एक डायरी हाथ लगी। दुकान मालक का नाम आशीष साहू जी साकिन टीवी सेंटर बताया जाता है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने रकम समेत उसे गिरफ्तार कर लिया। आशीष साहू जी किराना और चावल की दुकान की आड़ में हवाला का बड़ा कारोबार चला रहा था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले की खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, जिस पर इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर ने मुल्जिम आशीष साहू जी को अपनी तहवील में ले लिया। चावल की दुकान की आड़ में हवाला के इस कारोबार का पर्दाफाश होने से व्यापारियों में खलबली मची हुई है। पुलिस को शुबा है कि हवाला के इस कारोबार के तार मुल्क के दीगर शहरों और गैर मुमालिक से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हवाला के इस कारोबार की बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है। औरंगाबाद शहरात काल दिनांक
काल रोजी एक शहागंज परिसरामध्ये एका किराणा दुकानामध्ये काही संशयास्पद रक्कम येणार आहे अशी माहिती मिळाली. त्यावरून गुन्हे शाखेच्या टीमने त्या ठिकाणी छापा मारला असता आशिष सावजी या व्यापाऱ्याकडे जवळपास 1,09,50,000 रुपये कॅश आणि नोटा मोजायचं साहित्य मशीन मिळालेलं आहे. ती माहिती आम्ही तात्काळ जॉईंट कमिशनर इन्कम टॅक्स यांना दिली. तीही त्या ठिकाणी घटनास्थळी आलेले होते आणि पुढील कारवाई जॉईंट कमिशनर इन्कम टॅक्स IT ॲक्ट प्रमाणे करत आहे. व प्राथमिकदृष्ट्या जी माहिती मिळाली आणि ज्या काही डॉक्युमेंट्स मिळाले त्यावरून तो हवालाचा प्रकार आहे. याच्यामध्ये जॉईंट कमिशनर इन्कम टॅक्स आणि त्यांचे अधिकारी त्या ठिकाणी आलेले त्यांच्या इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे त्यांच्याकडे जे केलेला पंचनामा आणि रक्कम पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करून ती ताब्यात घेतील आणि ते चौकशी करून पुढील कारवाई करेल. एक व्यक्तीला ताब्यात घेतलं होतं. जी SOP आहे त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती इन्कम टॅक्सला देण्यात आलेली आहे. जे इन्फॉर्मंटनी जी दिलेली माहितीप्रमाणे जवळपास 15 दिवसापासून तिथं काही आर्थिक व्यवहार आहेत किंवा आर्थिक उलाढाली या संशयास्पद होत आहेत आणि तिथून कॅशची आवक जावक होती ही माहिती होती आणि तो एरिया थोडा सेन्सिटिव्ह आहे त्यामुळे त्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आणि त्याप्रमाणे कारवाई करू. हो, ती डायरेक्ट ताब्यात घेतलेली पंचनामा करून रकमेसोबत आणि ते इन्कम टॅक्सला आम्ही सपोर्ट करणार आहोत. सनतकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आवाम पर महंगाई का बोझ लाद देने वाली मरकज़ी हुकूमत का मुतबादिल पेश करने के लिए CPI ने कौमी सतह पर तहरीक शुरू की है. इसी के तहत औरंगाबाद में महंगाई और ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ CPI ने मुजाहरा किया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मोदी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए कौमी सतह पर पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया. इसके तहत आज औरंगाबाद समेत पूरे मुल्क में CPI के कारकुन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे. क्रांति चौक पर CPI और इसकी हमकयाल जमातों व तंजीमों ने मुजाहरा किया. इस दौरान आवाम से 1 घंटा के लिए पेट्रोल न खरीदने की अपील भी की गई थी. मोदी सरकार 2014ला येण्यापूर्वी त्यांनी सांगितलं होतं की आजचे दिन आने वाले है. तर या ठिकाणी महागाईपासून सगळ्याला मुक्तता मिळेल आणि त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही पेट्रोल डिझेल गॅसच्या किमती कमी करू. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये की कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यानंतर सुद्धा मोदींचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी जनतेवर 300% कर वाढ केली. पेट्रोलवर डिझेलवर त्यांनी 600% वाढ केली. ही जी काही पेट्रोल डिझेल गॅसची जी दरवाढ आहे मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे की त्यांनी जाणीवपूर्वक अदानी अंबानी आणि इतर कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी महागाईचा बोजा गोरगरीब जनतेवर लादलेला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं 23वं राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झालेलं आहे. 23व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने आम्हाला हात दिली. आम्ही आमची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत करू, 10वी आघाडी मजबूत करू. 10वी आघाडी मजबूत झाल्यानंतर आम्ही या मोदी सरकारला पर्याय देणार आहोत. जनतेच्या हितासाठी कायदे व्हावे यासाठी आमचा संघर्ष चालू राहणार आहे. ही संघर्षाला सुरुवात झालेली आहे. सिडको में पेश आई कत्ल की वारदात में मकतूल के विरसा को इंसाफ दिलाने और कातिलों को फांसी की सजा देने के मुतालबे पर आज मातंग समाज अन्याय अत्याचार कृत्य समिति की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया गया. 20 अप्रैल को सिडको में कुछ नौजवानों ने मनोज आह्वार नामी नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया. इस संगीन वारदात में कारपोरेटर के बेटे समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं. इस मामले में कातिलों को सख्त सजा दिलाने और मकतूल की बेवा व बच्चों को सरकारी मदद के लिए मातंग समाज की नुमाइंदा तंजीम ने कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया. तंजीम के अहदेदारों ने कत्ल की इस वारदात में पुलिस तहकीकात और रियासत की हुकूमत के खिलाफ गहरी नाराजगी का इजहार किया. मुजाहरे में मकतूल की बेवा और बच्चे भी शामिल थे. तरी या लोकांना PCR झालेला आहे. काल 2 दिवसाचा भेटला पण पोलिसांवर आमचा संशय येतो की यांनी आतापर्यंत आरोपीचे मोबाईल आणि जे हत्यारे काही जप्ती केलेले नाही. तर पोलीसवाल्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. तसेच या पीडित कुटुंबाला शासनामार्फत समाज कल्याणमार्फत 50 लाख रुपयाची मदत देण्यात यावे. त्यांचं पुनर्वसन होण्यात यावे. त्यांचे जे 2 मुलं आहे, एक मुलगा एक मुलगी, यांचं शासनाने शिक्षणाची जबाबदारी घेण्यात यावे, पालकत्व घेण्यात यावे. दुसरा विषय उज्ज्वल निकम यांनी ही सरकारी वकील यांना नियुक्ती करण्यात यावे. दुसरी गोष्ट फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालविण्यात यावे आणि या आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्यात यावी. आम्ही
चाकू लेके अल्लाह बोल, तलवार लेके अल्लाह बोल, बंदूक लेके अल्लाह बोल, चप्पल लेके अल्लाह बोल, बोलो मेरे भाई अल्लाह बोल, बोल मेरे भाई ना अल्लाह बोल। ये मुजाहरा एक नौजवान के वहशियाना कत्ल की वारदात के खिलाफ था। ऐसी वारदातों में अमूमन रद्द अमल का इजहार भी होता है। इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया और मुलजिम गिरफ्तार भी हैं। तहकीकात और हुकूमत के किरदार से नाराज़गी का इजहार करने के लिए मातंग समाज की नुमाइंदा तंजीम ने इस मुजाहरे का एहतमाम किया था। तहकीकात पर सवाल उठाना, इंसाफ के लिए मुतालबा करना, धरने, मुजाहरे, आंदोलन करना, ये हर एक का जमहूरी हक़ है। लेकिन आज के मुजाहरे में जो देखने को मिला और जिस तरह के नारे लगे, उससे अमन व क़ानून की सूरत हाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कि आज के इस मुजाहरे में शामिल मुजाहरीन किस तरह तलवार और चाकुओं जैसे मुहल्लिक हथियारों से हल्ला बोल करने के नारे लगा रहे हैं। क्या ये नारे लगाना कानूनी तौर पर दुरुस्त है? इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने का हक़ सबको ज़रूर है, लेकिन हथियार उठाने की बात करना ये कहाँ तक दुरुस्त है? इस तरह के नारे लगाने से समाज में हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए पुलिस को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेके अल्लाह बोल, तलवार लेके अल्लाह बोल, छुरी लेके अल्लाह बोल, छुरी लेके अल्लाह बोल, मेरी बहना अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। रियासत में लाउड स्पीकर पर जारी घिनौनी सियासत की मजम्मत करते हुए एमआईएम के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने कहा कि राज ठाकरे बुझता हुआ चिराग है और चिराग बुझने से पहले भड़कता है, इसलिए राज ठाकरे भड़क रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडर मीर हिदायत अली ने गुज़िश्ता शाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था। इफ्तार पार्टी में डॉक्टर गफ्फार कादरी के अलावा एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, रमज़ानी खान, अबुल आला हाशमी वगैरह शरीक थे। एमआईएम ने लाउड स्पीकर के तनाज़े पर खामोशी इख्तियार की है, लेकिन डॉक्टर गफ्फार कादरी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि रियासत में महंगाई, बेरोज़गारी जैसे संगीन मसलों पर सियासत के बजाय लाउड स्पीकर और अजान जैसे मामलात को हवा देकर हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी पैदा करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि राज ठाकरे बुझता हुआ चिराग है। जिस तरह चिराग बुझने से पहले भड़कता ज़रूर है, इसी तरह राज ठाकरे लाउड स्पीकर का तनाज़ा उछालकर खुद भड़कने और दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा है, इफ्तार पार्टी जो रहती है ये ख़ास सबसे पहले तो हमारे कायद, हमारी सरपरस्ती महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, हमारे शहर प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी साहब, ईस्ट के प्रेसिडेंट दस्तगीर साहब, हमारे माजी कॉर्पोरेटर रफत भाई, अबुल हसन, विकास शेड़के साहब, जितने तमाम जो आए हुए हैं, मैं ख़ास तौर पर मेरे दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने हमारी इफ्तार पार्टी हमारे महल्ले में आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई। ये जो राज ठाकरे है ना, ये बुझा हुआ चिराग है, भड़क रहे और कौन से भूंगे की बात करें तो समझ में नहीं आता। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि सही वक्त पर सही जवाब दिया जाएगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। फिर भी इंतज़ामिया उसको इजाज़त देता है नहीं, वो मसला अभी गुलदस्ते में है, देखते हैं क्या होता है। औरंगाबाद की सभा की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में माहौल बन रहा है कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर है उसके खिलाफ बात की जाए। रियासत के विकास की, मसाइल की कोई बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम में कैसे इख्तिलाफ पैदा किया जाए उसकी बात होती है। बगैर ये तमाम बातें काबिल मजम्मत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम बातों की मजम्मत करती है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में अमले की भर्ती मरहलावार की जाएगी। बोर्ड के सीईओ अनीस शेख ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए वक्फ बोर्ड का माली हालात का मुस्तहकम होना भी ज़रूरी है। वेस्टलैंड की कीमती ज़मीन की गैरकानूनी खरीद व फरोख्त के खिलाफ सोशल वर्कर अजहर खान भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस मामले पर आज हमने बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख से बात की। उन्होंने कहा कि वेस्टलैंड की ज़मीन नुजुल पर दी गई थी, नुजुलदार की मौत हो चुकी है। ऐसी इत्तलाएं मिली थी कि इसके वारिसों ने ये ज़मीन बेच दी, इसलिए वक्फ बोर्ड ने इन्हें नोटिस जारी की थी। नोटिस का जवाब न मिलने पर वक्फ बोर्ड ने जिला कलेक्टर को एक लेटर रवाना किया, जिसमें ज़मीन से कब्जा हटाने की बात कही गई है।
अनीस शेख का कहना है कि जल्दी जिला कलेक्टर इंतजामिया इस ज़मीन से कब्जा हटाकर वक्फ बोर्ड की तहवील में देगा। इस घपले के खिलाफ अजहर खान की भूख हड़ताल पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक काम कर रहा है, ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड इसे हासिल करके रहेगा, इसलिए ऐसे मामलात में भूख हड़ताल करना गैर वाजिब। जो वॉचमैन की जगह है तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन अभी चालू है, तो इसमें क्या वो है स्टेटस क्या है, इसका क्या मसला है? वो लीज थी जी 2014 में लीज दिए थे हमने जी उस जगह की, और उसमें वो एक्सटेंड करने के लिए उसको बोला गया था, बट वो एक्सटेंड करने के लिए आया नहीं। हाँ। मीनवाइल एक कंप्लेंट ऐसी आ गई कि उसने किसी को सील कर दिया जी या फिर वो किसी ने उसने किसी को सब टेनेंट बना दिया जी, तो हमने उसको नोटिस इशू किए। अच्छा। सेक्शन 52 में हमने उसको नोटिस इशू किए, जी तो उसके तरफ से हमको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया जी, तो फिर हमने जो है वो प्रॉपर्टी को इवैक्यूएट करने के लिए हमने कलेक्टर को एक नोटिस भेजा है जी। कलेक्टर के नोटिस का पीरियड भी कंप्लीट हो गया, 1 महीना हो गया, अच्छा। मतलब ये 19 तारीख को कंप्लीट हो गया जी। और कलेक्टर प्रोसेस कर रहे हैं उसको। अच्छा अच्छा। अब जब वो उनकी प्रोसेस हो जाएगी हाँ। देर आफ्टर वो जब उनको नोटिस इशू करेंगे, फिर हमारा रिक्वेजिशन के बारे में फिर हमको वो अवेलेबल करा के दे देंगे हमारी जगह। जी जी, तो ये क्वेश्चन करता फिर क्यों बैठे इनको, मतलब इनको हमने समझाया है जी कि ये प्रोसेस चल रही है, जी। प्रोसेस के बीच में जो है आप बीच में क्वेश्चन करोगे तो कुछ होगा नहीं। जी और ये अभी इस वक्त में हमारे बस में भी नहीं रहा है जी। क्योंकि हमने कलेक्टर को नोटिस दिया, उसकी कार्रवाई शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा। अब वो जितना वक्त लेता है, हाँ। 1 महीना लगेगा उसको, जी जी, प्रोसेस वो हिसाब से उनकी कार्रवाई कंप्लीट होगी तब जा कर के वो कलेक्टर हमको वो जगह हमको हमारे पोजीशन में दे देगा। सिटी चौक में वाक़ वॉचलैंड की ज़मीन हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने ज़िला कलेक्टर से कार्रवाई की दरख्वास्त की है। ये ज़मीन जल्द ही वक्फ बोर्ड की तहवील में होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने एडीएन से बात करते हुए ये बात कही। वक्फ बोर्ड की माली हालत ख़राब है, हुकूमत ने 179 ओहदे मंजूर किए, लेकिन वक्फ बोर्ड की माली हालत को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पर अमले की एक साथ भर्ती करना बोर्ड के लिए मुमकिन नहीं है। फिलहाल वक्फ बोर्ड रिक्रूटमेंट रूल तैयार करने की तैयारी में जुटा है, 1 या 2 हफ्तों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद मरहलावार भर्ती का अमल शुरू होगा। पहले आला ओहदों पर भर्ती की जाएगी, इसके बाद निचले दर्जे के ओहदों पर भर्ती होगी। मुद्दतों बाद वक्फ बोर्ड में अमले की भर्ती के लिए बाज़ाब्ता अमल शुरू हुआ है, लेकिन बोर्ड की मौजूदा खस्ताहाली और चूंटी की रफ्तार से जारी भर्ती का अमल देखते हुए ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड को ज़रूरत के मुताबिक अमला दस्तयाब होने में अब भी काफ़ी तवील वक्त लगेगा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लिए 179 पोस्ट मंजूर किए हैं, इसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो वो इसके रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है 1-2 हफ्ते में बन जाएंगे और रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल होने के बाद में फिर हम इसको टप्पे से भर्ती करेंगे। कुछ पहले कुछ हायर ग्रेड के पोस्ट भरे जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्लरिकल के, इस तरह से किश्तों में भर्ती होगी ऐसा समझ लो, क्योंकि इतना बड़ा भर्ती करने के बाद में हमारे पास में उसको फाइनेंस भी चाहिए ना, उनकी सैलरीज होगी, इसलिए ऐसा हमने सोचा है कि टप्पे में भर्ती करेंगे। हाँ, 27 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होंगे, 27 जी, क्योंकि जैसे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर ये जो है इनके लिए यहाँ की बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन की तादाद बहुत कम है जी, इसके लिए उन सब के लिए हमने एक ही जगह रखी है। तो इसके लिए कुल 36 ज़िले हैं डिस्ट्रिक्ट, लेकिन 27 ज़िलों के लिए ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर का ऑफिस होगा जी, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर, उसके बाद सीनियर क्लर्क, 2 जूनियर क्लर्क, प्यू, ऐसा स्टाफिंग पैटर्न। प्रेरणा नागरी सहकारी बैंक के इलेक्शन में चेयरमैन की मनमानी के खिलाफ 8 डायरेक्टर और हजारों मेंबर टीचर्स ने अपना पैनल खड़ा कर दिया। प्रेरणा बैंक बचाओ शिक्षक उत्कृष्ट पैनल के बबन राव जगताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैनल के कयाम का मकसद बताया। प्रेरणा नागरी सहकारी बँकेची निवडणूक आता या ठिकाणी होऊ घातलेली आहे। या बँकेचा गेल्या 5 वर्षाचा इतिहास जर पाहिला तर बँकेचे विद्यमान चेअरमन यांची गेल्या 5 वर्षामध्ये जी मनमानी झालेली आहे, या बँकेच्या बाबतीत अत्यंत मनमानीप्रमाणे आणि हुकुमशाही पद्धतीने त्यांनी या 5 वर्षामध्ये बँक चालवली
या बँकेमध्ये संचालक मंडळ उपाध्यक्ष यांना सुद्धा विश्वासात न घेता काम केलेलं आहे. बैठक झालेली नसताना, कर्जाला मंजुरी नसतानाही कर्ज वाटप करणे अशा अनेक प्रकारे ठिकाणी झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळं त्यांच्यापासून उपाध्यक्षासह 8 संचालक दुरावलेले आहेत. हे 8 संचालक सध्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि या मनमानी कारभाराला कंटाळून हे सर्व संचालकांनी निर्णय घेतला की या चेअरमनच्या विरोधात आपण आता या निवडणुकीमध्ये एक पॅनल उभा करायचा आणि त्या ठिकाणी हा पॅनल उभा केलेला आहे. त्या पॅनलचं नाव आहे प्रेरणा बँक बचाव शिक्षक उत्कर्ष पॅनल आणि हा पॅनल आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. आम्ही सुद्धा सर्व शिक्षकांनी या पॅनलला पाठिंबा दिलेला आहे, कारण ही शिक्षकांची बँक होती, शिक्षकांची बँक असली पाहिजे आणि शिक्षकांची बँक राहिली पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने या 6 वर्षाच्या कालखंडामध्ये एकही सभासद अनेक वाढवले, परंतु एकही या सभासदामध्ये नवीन शिक्षक घेतलेला नाही आहे किंवा शिक्षकाला कर्ज दिलेलं नाही आहे. एकीकडे शिक्षकांची बँक म्हणतात आणि दुसरीकडे 6 वर्षाच्या कालखंडामध्ये एक नवीन शिक्षक नाही, एखाद्या नवीन शिक्षकाला कर्जसुद्धा दिलं गेलं नाही. म्हणजे याच्यापेक्षा दुर्दैव नाही आहे. शंकरराव काळे आमचे नेते यांनी ही बँक शिक्षकांची बँक म्हणून स्थापन केली, पण दुर्दैवाने आज शिक्षक त्या ठिकाणी अल्पसंख्याक होतोय, याचं आम्हाला खूप मोठं दुःख आहे. आणि म्हणून ही सर्व मंडळी असेल, शिक्षक मंडळी असेल, आम्ही सर्वजण एकत्र होऊन या बँकेच्या हिताकरता, या बँकेच्या उत्कर्षाकरता आम्ही सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत. आता राजू, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत ज्यांनी आम्हाला पाठबळ दिलेले ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि अशा प्रकारे पुढच्या काळामध्ये शिक्षक बँकेला, या बँकेला ऊर्जित अवस्था आणण्यासाठी, त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी त्याच्या नवनवीन शाखा काढण्यासाठी, ठेवी वाढवण्यासाठी एक आदर्श बँक म्हणून हिच्याकडं पाहिलं पाहिजे. अशा प्रकारचं कामकाज आणि अशा प्रकारचा व्यवहार करण्यासाठी मराठवाड्यामध्ये एक आग्रहमान गण्य बँक ही असली पाहिजे, ही आमच्या सर्वांची भावना आहे आणि भावना लक्षात घेऊन आम्ही आज प्रेरणा बँक बचाव शिक्षक उत्कर्ष पॅनल या पॅनलचं नाव घेऊन आम्ही उतरलेलो आहोत आणि निश्चितपणाने आम्ही खात्रीने 100% सर्वचे सर्व उमेदवार प्रचंड मताने विजय होऊ हा विश्वास आम्हाला या ठिकाणी आहे. तुमचं नाव सांगा तुमचं. मी मधुकर काशीनाथ वालतुरे. मुदखेड़ जिला नांदेड़ में डैम प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर दी. बाज़ाबादकारी के मंसूबे को मशकूक बताते हुए मुतासरीन ने ज़मीन के बजाय मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं. आमच्यावर गेल्या 35 वर्षापासून शासनाने लक्ष न घातल्यामुळे आमच्यावर व्यथा आमची न ऐकता त्यांनी शासन मनमान्याने, धडपशाहीने आणि पुनर्वसन स्वतः लादत आहेत. आम्हाला तो पुनर्वसन मान्य नाही. हा पुनर्वसन ग्रामपंचायत आजपर्यंत ठराव नाही. गेल्या आमची शेती करण्यापासून 10 ते 12 किलोमीटर दूर असल्यामुळे आमच्या उपजीविकाचं साधन शेती आहे, पण आमची मागणी आहे बाबा शेताच्या कडेला कुठं गावठाणा बसवा, तरी शासन न ऐकता आम्हाला 10 ते 15 किलोमीटर दूर घातलं आणि तिथं आम्ही जाण्यास तयार नाही. आमची मागणी रितसर आहे. आम्हाला एकतर का सविच्छा द्या, नाही म्हणतात आम्हाला मावेजा द्या, वाढीव कुटुंबाचा सर्वे करा, वाढीव कुटुंबाचे पैसे आम्हाला मुलांच्या लेकरा बाळाचा प्रश्न है. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जयश्री सूर्यवंशी पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम लगाने वाले सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक कारभारी जाधव ने इंसाफ के लिए रियासती गवर्नर और ईडी का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया. एडीएन से बात करते हुए कारभारी जाधव ने अपनी जद्दोजहद की तफसील बताई. गेल्या दिनांक 27/3/2022 रोजी माझ्यावर मी वाळूतून पेट्रोलिंग करून येत असताना बाबा पेट्रोल पंपच्या अगदी 500 मीटर अंतरावर माझ्यावर जीवे घेण्याचा हल्ला झाला. हे एवढं प्रकरण झाल्यानंतर आता याला जवळजवळ 1 महिना होऊन गेलेला आहे, 1 महिना होत आलेला आहे, तरीसुद्धा यावर शासकीय प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे. कुठल्याही डिपार्टमेंटने यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे. कारण माझ्यावर आणि माझ्या परिवारावर हे कधीही केव्हाही प्रसंगी घात करू शकतात. मला त्यांच्यापासून जीवितास धोका आहे. विद्यापीठाच्या कुलसचिव सौ सूर्यवंशी मॅडम, त्यांचे हजबंड राजेश सूर्यवंशी, त्यांचे अकाउंटंट SP जाधव,
यांच्यावर शासनाने कडक कारवाई करून त्यांच्यावर त्वरित निलंबनाची कारवाई करावी। मुख्तलिफ मोहल्लिक बीमारियों के मरीजों का सस्ता इलाज करने की गर्ज से घाटी में करोड़ों रुपये खर्च करके तामीर की गई सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का मकसद फौत हो चुका है। महकमा सेहत के लिए सफ़ेद हाथी बन चुकी इस बिल्डिंग को अब खानगी इदारे को सौंपने की तैयारी शुरू की गई है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और इस जैसी इलाज की 8 सहूलतें फराहम करने की गर्ज से सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग तामीर की गई थी। ये इमारत 2 साल से बनकर खड़ी है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके तिब्बी मिशनरी, आलात और टेक्नोलॉजी फराहम की गई। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम के लिए भी यहाँ सहूलत रखी गई। यहाँ ऐसे मरीजों का इलाज किया जाना था जिनका खानगी अस्पतालों में काफ़ी महंगा इलाज होता है। गरीब मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग काफ़ी फ़ायदेमंद थी, लेकिन अब महकमा सेहत ने इस बिल्डिंग को खानगी इदारों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया। 11 अप्रैल तक टेंडर दाखिल करने की मुद्दत दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 मई कर दिया गया है। महकमा सेहत के लिए ये सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग सफ़ेद हाथी बनी हुई है, जिसका खर्च उठाना महकमा सेहत के बस की बात नहीं रही। इसलिए सुपर स्पेशलिटी की ये बिल्डिंग अब जल्द ही खानगी इदारे को सौंप दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज ठाकरे को जलसे की इजाजत पर कल जुमेरात को होगा फैसला। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने किया ऐलान। एमएनएस लीडर बाला साहेब नांदगांवकर ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। औरंगाबाद में हवाला रैकेट का पर्दाफाश। चावल की आड़ में हवाला का कारोबार करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। मुलजिम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया तहवील में। बैरूनी मुमालिक से भी जुड़े हैं हवाला के तार। मकतूल को इंसाफ दिलाने के लिए मातंग समाज के मुजाहरे में तलवार और चाकुओं से हल्ला बोल करने के लगे नारे। और एमआईएम के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने कहा, राज ठाकरे बुझता चिराग है और चिराग बुझने से पहले भड़कता। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंडियन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।